कृपया हमें बताएं कि आप हमारी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या कहीं और से। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक अनजान मुलाकात दिल को इस कदर छू जाती है कि वह पल जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। यह कहानी है यश की, जो मुंबई के एक रईस परिवार का इकलौता वारिस था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और रुतबा। लेकिन एक ट्रेन के सफर ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी मुलाकात हुई काव्या से, एक ऐसी लड़की जो ट्रेन में भीख मांगती थी। लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत ने यश का दिल जीत लिया। लेकिन क्या यह प्यार उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था, या एक ऐसी गलती जो उसे हमेशा पछताने पर मजबूर कर देगी? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं, और इसे जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। लेकिन पहले कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। यह कहानी मुंबई के मरीन ड्राइव की है, जहां यश का परिवार कई ज्वेलरी शोरूम, रियल एस्टेट बिजनेस और रेस्तरां का मालिक था। यश को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली थी। आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और विदेशी छुट्टियां। उसकी जिंदगी किसी राजकुमार से कम नहीं थी। लेकिन यश का दिल हमेशा कुछ और चाहता था। वह अपने पिता अशोक मेहता से अक्सर कहता, पापा, मैं दुनिया को अपनी नजरों से देखना चाहता हूं। मुझे ट्रेन का सफर करना है, आम लोगों की जिंदगी को करीब से समझना है। अशोक हंसते हुए कहते, बेटा, अगर घूमना ही है तो ड्राइवर को बोलो, नई मर्सिडीज तैयार कर देगा। लेकिन यश का जवाब हमेशा एक जैसा होता, नहीं पापा, मुझे जिंदगी का असली रंग देखना है, भीड़ में रहना है, ट्रेन की खिड़की से हवा महसूस करनी है। और यही जिद उसे उस रास्ते पर ले गई जहां उसकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। एक दिन यश मुंबई से जयपुर जा रही एक ट्रेन में बैठा था। स्टेशन की चहल पहल, चाय वालों की पुकार और कुलियों की भागदौड़, सब कुछ उसके लिए नया और रोमांचक था। वह खिड़की से बाहर झांक रहा था, और कब उसकी आंखें नींद से भारी हो गईं, उसे खुद नहीं पता। तभी किसी ने धीरे से उसका कंधा छुआ। नींद खुली तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 20-21 साल, पुराना फटा हुआ सलवार कमीज, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे सूरज की पहली किरण। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनकही कहानी कह रही हो। यश ने फौरन जेब से 50 रुपये निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लड़की ने पैसे लिए और चुपचाप आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वह चेहरा उसके दिल में उतर गया। वह पल ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। लड़की अगले डिब्बे में चली गई, लेकिन यश का दिल वहीं अटक गया। वह बिना सोचे समझे उठा और उसके पीछे चल दिया। अगले डिब्बे में पहुंचकर उसने इस बार 5000 रुपये की गड्डी निकाली और लड़की के हाथ में रख दी। लड़की ने हैरानी से पूछा, साहब, ये क्या, कहीं गलती तो नहीं हो गई? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई गलती नहीं, ये तुम्हारे लिए है। लड़की ने पैसे लिए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। लेकिन यश की आंखें नम हो गईं। उसका दिल बेचैन था। सफर खत्म होने के बाद वह अपने घर लौटा, लेकिन अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्त रोहन से कहा, यार, मैं किसी से मिला हूं, वो लड़की मेरे दिल से उतर ही नहीं रही। रोहन ने हंसते हुए कहा, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? यश ने धीरे से कहा, शायद। रात को सोया तो सपने में भी वही लड़की थी। अगली सुबह उसने रोहन से कहा, मुझे उससे फिर मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने पूछा, लेकिन तुझे उसका नाम पता कुछ भी तो नहीं पता? यश ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन वो जिस ट्रेन में थी, ऐसे लोग अक्सर उसी रूट पर होते हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा। और बस, यश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हर दिन वही ट्रेन, वही स्टेशन, वही इंतजार। एक बार, 2 बार, 5वीं बार, और आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया। वही लड़की फिर से उसी ट्रेन में दिखी। इस बार यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन में सोचा, ये इत्तेफाक नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी है। लड़की फिर से भीख मांग रही थी, लेकिन इस बार उसने यश को देखकर जैसे अनदेखा कर दिया।
शायद उसे लगा कि ये वही लड़का है जो फिर से पैसे देने आया है। लेकिन यश का इरादा पैसे देना नहीं था। वह बस उससे बात करना चाहता था, उसे थोड़ा और जानना चाहता था। लड़की चुपचाप आगे बढ़ रही थी और यश उसके पीछे पीछे। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, लड़की उतरी और यश भी चुपके से उसके पीछे उतर गया। लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह स्टेशन से बाहर निकली और एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ने लगी। रास्ता ऐसा था जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, झाड़ियां, बंजर जमीन और सन्नाटा। यश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। काफी देर चलने के बाद लड़की एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां कच्चे मकान, फूस की छतें और गरीबी का आलम था। लड़की एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुसी। यश पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि लड़की ने अपनी मां को कुछ पैसे दिए और कहा, मां, आज थोड़ा ज्यादा मिल गया, बाबूजी की दवा के लिए काफी होगा। मां ने बेटी को गले लगाया और कहा, काव्या, तू हमारे लिए भगवान है, तेरे बिना ये घर नहीं चलता। यश की आंखें नम हो गईं। उसने देखा कि काव्या का बाप बीमार था, चल नहीं सकता था। दो छोटे भाई बहन मिट्टी में खेल रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। ये सब देखते देखते रात हो गई। मां ने काव्या से कहा, बेटी, जा गाय को चारा डाल दे। काव्या चारा लेकर चली और यश उसके पीछे। तभी काव्या ने पलटकर देखा और चौंक गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? यश उसकी आंखों में देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। काव्या डर गई और बोली, साहब, क्या आप पैसे वापस लेने आए हैं? माफ करना, वो तो बाबूजी की दवा में खर्च हो गए। मैं धीरे धीरे भीख मांगकर लौटा दूंगी। यश का दिल जैसे टूट गया। वह बोला, पगली, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूं, तुम्हें जानना चाहता हूं। काव्या की आंखें भर आईं। तो फिर साहब, आप यहां क्यों? यश ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, शायद मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूं। काव्या हंस पड़ी। साहब, मजाक मत करो, आप बड़े लोग हो, मैं तो एक भिखारिन हूं। यश ने कहा, तुम्हारा दिल दुनिया की सारी दौलत से कीमती है। तभी काव्या की मां वहां आ गई और उसे खींच कर ले गई। बेटी, ये क्या कर रही है? ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों के साथ खेलते हैं। यश ने मां की आंखों में देखकर कहा, आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मां हंस पड़ी। बेटा, तुम्हारी और हमारी दुनिया में फर्क है, तुम बस खेल खेल रहे हो। यश ने कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कल सुबह इस गांव के मंदिर में काव्या से शादी करूंगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। काव्या की मां सावित्री सोच में डूबी थी। क्या कोई अमीर लड़का इतना सच्चा हो सकता है? सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर के घंटे बजने लगे। यश मंदिर में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये तो कोई बड़ा आदमी है, क्या सचमुच ये हमारी काव्या से शादी करेगा? काव्या की मां रात भर सोचती रही। सुबह काव्या ने मां से कहा, मां, वो लड़का सचमुच मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं कीमती हूं। मैं क्या करूं? मां की आंखों में आंसू थे। बेटी, शायद भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है। जा, किस्मत बार बार नहीं आती। काव्या दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। यश उसे देखकर मुस्कुराया। मैं जानता था तुम आओगी। मंदिर में सादगी से शादी हुई। न बैंड, न बारात, बस कुछ गांव वालों की मौजूदगी और दिलों की शांति। यश ने काव्या के माथे पर सिंदूर लगाया और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। शादी के बाद यश ने काव्या की मां के लिए राशन, कपड़े और कुछ पैसे भिजवाए। गांव वालों के लिए छोटी सी दावत रखी। काव्या के चेहरे की खुशी यश के लिए अनमोल थी। शादी के बाद यश ने काव्या को मुंबई के एक किराए के कमरे में रखा। वह अपने पिता को अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। काव्या को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे अपनी बाइक पर बिठाया और बाजार घुमाने ले गया। काव्या अब किसी राजकुमारी सी लग रही थी। उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी भीख मांगती थी। लेकिन एक दिन यश के पिता का एक दोस्त प्रकाश उसे काव्या के साथ बाजार में देख लेता है। वह फौरन फोन करता है,
अशोक, तुम्हारा बेटा किसी लड़की के साथ बाजार में घूम रहा है। लगता है गलत संगत में पड़ गया है। यश के पिता अशोक का फोन आता है। बेटा, किसके साथ घूम रहा है? अगर शादी करनी है तो बता, लेकिन इस तरह घूमना ठीक नहीं। यश ने कहा, पापा, वो मेरी दोस्त है। हम साथ में कोचिंग करते हैं। वह जानता था कि अभी सच बताने का वक्त नहीं है, लेकिन काव्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चाल ढाल में आत्मविश्वास था। वह रोज यश से पूछती, मैं आपके माता पिता से कब मिलूंगी? मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। यश टालता रहता, अभी नहीं काव्या, सही वक्त का इंतजार करो। लेकिन काव्या का दिल साफ था। वह कहती, आपके माता पिता ने आपको इतना कुछ दिया, क्या मैं उनके प्यार की हकदार नहीं? यश के मन में अब और छुपाने की हिम्मत नहीं थी। उसने पिता को फोन किया। पापा, क्या मैं कल घर आ सकता हूं? अशोक ने खुशी से कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मां तो तुम्हारी बहू का इंतजार कर रही है। अगले दिन यश ने काव्या को खूबसूरती से सजाया, साड़ी पहनाई, मांग में सिंदूर भरा। काव्या की मासूमियत देखकर यश को यकीन था कि पिता उसे देखते ही पसंद करेंगे। लेकिन उसके दिल में एक डर था, काव्या का अतीत। क्या होगा जब पिता को सच पता चलेगा? क्या वे काव्या को स्वीकार करेंगे या उनकी दुनिया में काव्या के लिए कोई जगह नहीं होगी? यश और काव्या मुंबई के अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। काव्या की साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। यश का हाथ थामे वह बार बार पूछ रही थी, आपके माँ पापा मुझे पसंद करेंगे ना? मैं उनके लिए क्या क्या कर सकती हूं? यश मुस्कुराता, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा था। यश और काव्या मुंबई के अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। काव्या की साड़ी का पल्लू हल्की समुद्री हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। यश का हाथ थामे वह बार बार पूछ रही थी, आपके माँ पापा मुझे पसंद करेंगे ना? मैं उनके लिए क्या क्या कर सकती हूं? यश मुस्कुराता, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा था। वह जानता था कि काव्या का दिल साफ है, उसकी सादगी किसी का भी मन मोह सकती है। लेकिन क्या उसके माता पिता काव्या के अतीत को स्वीकार कर पाएंगे? क्या वे यह मान पाएंगे कि उनके इकलौते बेटे ने एक ट्रेन में भीख मांगने वाली लड़की से शादी कर ली है? घर पहुंचते ही दरवाजे पर यश की मां मालती खड़ी थीं। काव्या को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अरे, ये तो कोई अप्सरा लग रही है, कहते हुए उन्होंने काव्या को गले से लगा लिया। काव्या ने झुककर उनके पैर छुए और मालती ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। यश के पिता अशोक भी बाहर आए। उनकी नजरें काव्या के शालीन व्यवहार और चेहरे की मासूमियत पर टिक गईं। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसी बहू तो लाखों में एक होती है, अशोक ने हंसते हुए कहा। काव्या ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं, लेकिन उसका दिल खुशी से झूम रहा था। अगले कुछ दिन काव्या ने खुद को घर की सेवा में झोंक दिया। सुबह जल्दी उठकर वह मालती के लिए चाय बनाती, अशोक के लिए अखबार लाती और घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेती। मालती कई बार कहती, बेटी, तू इतना काम क्यों करती है? आराम भी कर लिया कर। लेकिन काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, ये मेरा घर है, आप सब मेरे अपने हैं। ये काम नहीं, मेरा प्यार है। उसका व्यवहार देखकर मालती और अशोक का दिल भर आता। लेकिन यश के मन में एक तूफान चल रहा था। वह जानता था कि यह सुकून का समय ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सच को छुपाना अब मुश्किल हो रहा था। एक रात जब सब खाना खाकर बैठे थे, यश ने हिम्मत जुटाई। वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मालती ने प्यार से उसका हाथ थामा। बोल बेटा, क्या बात है? यश की आवाज कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा, काव्या कोई अमीर घर की लड़की नहीं है। मैंने उसे पहली बार एक ट्रेन में देखा था। वो वहां भीख मांग रही थी। उसके पिता बीमार हैं, मां दूसरों के घरों में काम करती हैं। मैंने उसे ढूंढा, उसके गांव गया और फिर उससे शादी कर ली। मैंने ये सब आपसे बिना पूछे किया, लेकिन काव्या का दिल बहुत साफ है। वो इस घर की बहू बनने के लायक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मालती की आंखें चौड़ी हो गईं और अशोक का चेहरा सख्त हो गया। काव्या, जो पास ही खड़ी थी, ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। अशोक ने गहरी सांस ली और बोले,
यश, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया तक नहीं। क्या हमारा इतना भी हक नहीं था? मालती की आंखें नम थीं। बेटा, हमें तो कोई ऐतराज नहीं कि काव्या किस घर से है, लेकिन तूने हमें अंधेरे में क्यों रखा? और समाज समाज क्या कहेगा? हमारा खानदान, हमारी इज्जत। यश ने मां का हाथ पकड़ा। मां, समाज की परवाह मैंने कभी नहीं की। काव्या ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। क्या ऐसी लड़की हमारे घर की इज्जत नहीं बढ़ा सकती? काव्या ने धीरे से कहा। मां, पापा, अगर आपको लगता है कि मैं इस घर के लायक नहीं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैंने यश से सच्चा प्यार किया है। मैंने कभी उनके नाम को ठेस पहुंचाने की सोची भी नहीं। मालती ने काव्या को गले लगा लिया। नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। तूने तो हमें बेटी की तरह प्यार दिया है। लेकिन अशोक चुप थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए यश, ये बात इतनी आसान नहीं है। उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। काव्या और यश दोनों बेचैन थे। काव्या ने यश से कहा, मैंने कहा था ना साहब, हमारी दुनिया अलग है। शायद मैं आपके लिए सही नहीं थी। यश ने उसका हाथ थामा। काव्या, तुम मेरी जिंदगी हो। पापा को वक्त दो, वो समझ जाएंगे। अगले कुछ दिन घर में तनाव रहा। अशोक काव्या से बात तो करते, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडक थी। मालती काव्या का साथ देती, लेकिन समाज का डर उन्हें भी सताने लगा। एक दिन अशोक के पुराने दोस्त संजय घर आए। बातों बातों में उन्होंने कहा, अशोक, सुना है तुम्हारी बहू बहुत सुंदर और समझदार है, लेकिन कुछ लोग बाजार में बातें कर रहे हैं कि यश किसी अनजान लड़की के साथ घूमता था। कोई गलत संगत तो नहीं ना? अशोक का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने बात टाल दी, लेकिन मन में गुस्सा भड़क उठा। उसी रात अशोक ने यश को बुलाया। यश, मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से नहीं रोका, लेकिन ये हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। मैं काव्या को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारी बिजनेस डील्स, हमारी इज्जत, सब दांव पर लग सकता है। यश ने गुस्से में कहा, पापा, आप इज्जत की बात करते हैं। काव्या ने इस घर को जितना प्यार दिया, क्या वो इज्जत नहीं है? आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? अशोक ने सख्त लहजे में कहा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि इस शादी का अंजाम क्या होगा। काव्या ने ये सारी बातें सुन ली। उसका दिल टूट गया। वह कमरे में गई और चुपके से रोने लगी। यश ने उसे रोते देखा तो गले लगा लिया। काव्या, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने सिसकते हुए कहा, यश, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका परिवार टूटे। शायद मुझे चले जाना चाहिए। यश ने गुस्से से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं पापा को मना लूंगा। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। अगले दिन सुबह काव्या की मां सावित्री का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। काव्या, तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने यश को बताया। यश ने बिना देर किए कहा, काव्या, तुम चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। उसने अपने दोस्त रोहन से कुछ पैसे उधार लिए और काव्या के साथ उसके गांव जाने का फैसला किया। जब यश और काव्या गांव पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर यश का दिल पसीज गया। काव्या के पिता रमेश बिस्तर पर पड़े थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। सावित्री रो रही थी। बेटी, तू ना होती तो हमारा क्या होता? यश ने रमेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उसने अपने दोस्तों से और पैसे जुटाए और ऑपरेशन का इंतजाम किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा, मरीज अब खतरे से बाहर है। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने यश का हाथ पकड़ा और कहा, साहब, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यश ने मुस्कुराकर कहा, पगली, ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। लेकिन जब यश और काव्या मुंबई लौटे तो घर में एक नया तूफान इंतजार कर रहा था। अशोक को किसी ने बता दिया था कि यश ने काव्या के पिता के इलाज के लिए पैसे उधार लिए हैं। अशोक गुस्से से लाल हो गए। यश, तूने हमारे खानदान का पैसा किसी अनजान परिवार पर खर्च कर दिया, और वो भी बिना मुझसे पूछे। यश ने शांत स्वर में कहा,
पापा, वो अनजान नहीं, मेरे ससुराल हैं। काव्या मेरी पत्नी है और उसका परिवार मेरा परिवार है। अशोक का गुस्सा और भड़क गया। यश, तू हद पार कर रहा है। मैं काव्या को अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। तुझे फैसला करना होगा, या तो हमारा परिवार या वो लड़की। मालती ने बीच बचाव की कोशिश की। अशोक, गुस्से में ऐसा मत बोलो। काव्या हमारी बेटी है। लेकिन अशोक ने सख्ती से कहा, मालती, तुम चुप रहो। यश, मैं तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, सोच ले। काव्या ये सब सुनकर टूट गई। उसने यश से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने माँ पापा से दूर हो जाएं। मैं चली जाऊंगी। यश ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, काव्या, तुम मेरी ताकत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे एक रास्ता निकालना होगा। उसी रात यश ने अपने दोस्त रोहन से बात की। रोहन ने सलाह दी, यश, तुझे अपने पापा को दिखाना होगा कि काव्या सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान है जो तुम्हारे परिवार की इज्जत बढ़ा सकती है। क्यों ना तुम काव्या के साथ कुछ ऐसा करो जो सबके सामने उसकी काबिलियत साबित करे। यश को ये बात जंच गई। उसने काव्या से कहा, काव्या, क्या तुम मेरे साथ मिलकर कुछ करना चाहोगी? कुछ ऐसा जो पापा को यकीन दिलाए कि तुम इस परिवार की सच्ची बहू हो? काव्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। यश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास वो हुनर है जो किताबों में नहीं मिलता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारा साफ दिल। बस मेरा साथ दो। यश ने एक प्लान बनाया। वह अपने पिता के ज्वेलरी बिजनेस में काव्या को शामिल करना चाहता था। काव्या को ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी सादगी और नजरिया अनोखा था। यश ने उसे कुछ बेसिक डिजाइनिंग सिखाई और काव्या ने अपनी मेहनत से कुछ ऐसे डिजाइन बनाए जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का अनोखा मिश्रण थे। यश ने यह डिजाइन अपने पिता के शोरूम में पेश करने का फैसला किया, लेकिन बिना ये बताए कि ये काव्या ने बनाए हैं। शोरूम में एक बड़ा इवेंट था जहां मुंबई के बड़े बड़े लोग आए थे। यश ने काव्या के डिजाइनों को पेश किया। जैसे ही डिजाइन सामने आए, लोगों ने तालियां बजाईं। एक बड़े क्लाइंट ने कहा, अशोक जी, ये डिजाइन तो कमाल है। ऐसा क्रिएटिव काम पहले कभी नहीं देखा। किसने बनाया है? अशोक हैरान थे। उन्होंने यश की तरफ देखा। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, ये डिजाइन आपकी बहू काव्या ने बनाए हैं। अशोक का चेहरा भावशून्य हो गया। मालती की आंखों में आंसू थे और काव्या शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। इवेंट के बाद अशोक ने काव्या को बुलाया। उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गजब थी। काव्या, तुमने जो किया वो मैंने कभी नहीं सोचा। तुमने बिना किसी पढ़ाई के इतने खूबसूरत डिजाइन बनाए। मैं गलत था। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अतीत से जज किया। काव्या ने धीरे से कहा, पापा, मैंने सिर्फ अपने परिवार की इज्जत के लिए ये किया। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनी बेटी माने। अशोक ने काव्या को गले लगाया। बेटी, आज से तू मेरी बेटी है। मैं तुझ पर गर्व करता हूं। मालती भी रोते हुए बोली, काव्या, तूने हमारे घर को पूरा कर दिया। उस रात घर में खुशी का माहौल था। अशोक ने कहा, यश, अब हमें काव्या के माँ बाप को भी अपनाना है। हमें उनके गांव जाना चाहिए। अगले दिन यश, काव्या और अशोक मालती काव्या के गांव पहुंचे। वहां का नजारा देखकर अशोक का दिल पसीज गया। काव्या के पिता रमेश अब ठीक हो रहे थे, लेकिन उनकी झोपड़ी अब भी टूटी फूटी थी। सावित्री ने डरते हुए कहा, साहब, हमने आपकी बेटी को ब्याह दिया, लेकिन हम गरीब हैं, माफ कर दीजिए। अशोक ने उनके हाथ जोड़े। नहीं, आज से हम एक परिवार हैं। आपकी बेटी ने हमारे घर को स्वर्ग बनाया है। अब हम आपके लिए पक्का घर बनवाएंगे और एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। गांव वालों की आंखों में चमक थी। अशोक ने अपने आदमियों को भेजकर काव्या के परिवार के लिए पक्का घर बनवाने का काम शुरू करवाया। रमेश और सावित्री को अपनी बेटी पर गर्व था। रमेश ने कहा, बेटी, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। काव्या ने कहा, नहीं बाबूजी, ये सब यश और उनके परिवार की वजह से हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद काव्या के डिजाइनों ने अशोक के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन एक अनजान खत आया जिसमें लिखा था, काव्या का अतीत तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। उसे घर से निकाल दो, वरना सबको सच बता दूंगा।
यश और काव्या हैरान रह गए। क्या कोई था जो उनकी खुशी से जलन करता था? क्या काव्या का अतीत फिर से उनकी जिंदगी में साए की तरह लौट आया था? यश ने खत को बार बार पढ़ा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। काव्या पास ही खड़ी थी। उसकी आंखें डर और शर्म से झुकी हुई थीं। यश, ये क्या है? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यश ने उसे गले लगाया और कहा, काव्या, तुम चिंता मत करो, ये कोई बदमाशी है। मैं देखता हूं ये खत किसने भेजा। लेकिन काव्या का मन बेचैन था। रात को वह सो नहीं पाई। उसे बार बार अपना अतीत याद आ रहा था। ट्रेन की भीड़, फटे कपड़े और लोगों की तिरस्कार भरी नजरें। क्या उसका वो अतीत हमेशा उसका पीछा करेगा? सुबह काव्या ने यश से कहा, यश, शायद मुझे इस बिजनेस से हट जाना चाहिए। अगर मेरी वजह से आपके परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यश ने सख्ती से कहा, काव्या, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये खत कोई कमजोर करने की साजिश है। हम इसका सामना करेंगे। यश ने खत को अपने पिता अशोक को दिखाया। अशोक ने गहरी सांस ली और बोले, यश, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। कोई जलनखोर होगा जो हमारी तरक्की नहीं देख पा रहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मालती ने काव्या का हाथ थामा और कहा, बेटी, तू डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन परिवार का प्यार देखकर उसका हौसला बढ़ा। यश ने अपने दोस्त रोहन से मदद मांगी, जो मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर था। रोहन ने खत को देखा और कहा, यश, ये खत टाइप किया हुआ है, लेकिन कागज और लिफाफे से कुछ सुराग मिल सकता है। मैं इसे फॉरेंसिक लैब भेजता हूं, लेकिन तुम लोग सावधान रहो। शायद कोई तुम्हारा करीबी ही है जो अंदर की बातें जानता है। रोहन की बात ने यश को चौंका दिया। क्या कोई उनका अपना ही उनके खिलाफ साजिश रच रहा था? इधर काव्या ने बिजनेस में और मेहनत शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर वह अपने काम से परिवार की इज्जत बढ़ा सकती है तो शायद ये साये उसका पीछा छोड़ दें। उसने एक नई ज्वेलरी लाइन डिजाइन की जो गांव के कारीगरों के हस्तशिल्प पर आधारित थी। उसने अपने गांव के कुछ कारीगरों को ट्रेनिंग दी और उनके साथ मिलकर अनोखे डिजाइन बनाए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया सपनों की चमक। काव्या का मकसद था कि गरीब कारीगरों को रोजगार मिले और उनके हुनर को दुनिया देखे। जब सपनों की चमक लॉन्च हुआ तो मुंबई के फैशन सर्कल में टहलका मच गया। बड़े बड़े डिजाइनर और क्लाइंट्स ने काव्या के काम की तारीफ की। एक न्यूज चैनल ने काव्या का इंटरव्यू लिया, जिसमें उसने अपने गांव के कारीगरों की मेहनत का जिक्र किया, लेकिन उसने अपने अतीत का जिक्र नहीं किया। इंटरव्यू के बाद अशोक ने काव्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने हमारे बिजनेस को नई पहचान दी। मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन खुशी का ये माहौल ज्यादा देर नहीं टिका। इंटरव्यू के अगले दिन एक गुमनाम यूजर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था, मुंबई के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड की बहू कभी ट्रेन में भीख मांगती थी। क्या ये सच है? पोस्ट में काव्या की पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह फटे कपड़ों में ट्रेन के डिब्बे में खड़ी थी। पोस्ट वायरल हो गई। देखते ही देखते लोग कमेंट करने लगे। कोई काव्या की तारीफ कर रहा था कि उसने अपनी मेहनत से जिंदगी बदली, तो कोई ताने मार रहा था कि ऐसी लड़की को रईस घर में जगह कैसे मिली। अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने यश को बुलाया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कि काव्या का अतीत हमें परेशान करेगा। मालती ने बीच बचाव किया। अशोक, गुस्से में कुछ मत कहो। काव्या ने क्या गलत किया? उसने तो मेहनत से सब कुछ हासिल किया। काव्या चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, पापा, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत को ठेस पहुंच रही है तो मैं चली जाऊंगी। यश ने गुस्से से कहा, काव्या, तुम बार बार ये बात क्यों कहती हो? ये हमारा घर है और तुम मेरी पत्नी हो। पापा, अगर आपको हमसे दिक्कत है तो मैं और काव्या अलग रहेंगे। अशोक स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना बड़ा फैसला ले सकता है। मालती रो पड़ी। यश, तू ऐसा मत बोल। ये घर तुम दोनों के बिना अधूरा है। उसी रात रोहन का फोन आया। उसने कहा, यश, हमें खत का सुराग मिला। लिफाफा एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस से आया है जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर विजय गुप्ता के ऑफिस के पास है।
और सोशल मीडिया पोस्ट का आईपी एड्रेस भी उसी इलाके से ट्रेस हुआ है। यश चौंक गया। विजय गुप्ता उनके परिवार के पुराने पार्टनर थे, लेकिन हाल ही में बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर उनकी अशोक से तनातनी हुई थी। क्या विजय ही इसके पीछे था? यश ने फैसला किया कि वह विजय से आमने सामने बात करेगा। अगले दिन वह विजय के ऑफिस पहुंचा। विजय ने बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यश ने सीधे कहा, विजय अंकल, क्या आपने वो खत भेजा था? और क्या आपने काव्या के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली? विजय हंस पड़े। यश, तू छोटा है, ये बिजनेस की दुनिया है। अगर तुम्हारा बिजनेस डूबेगा तो मेरा फायदा होगा, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा। उनकी बातों में झूठ की बू थी, लेकिन यश के पास कोई सबूत नहीं था। वापस घर लौटकर यश ने काव्या को सब बताया। काव्या ने कहा, यश, अगर विजय जी इसके पीछे हैं तो हमें और सावधान रहना होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका बिजनेस डूबे। मैं अपने डिजाइनों को अलग ब्रांड के तौर पर लॉन्च कर सकती हूं, इससे आपके परिवार का नाम नहीं आएगा। यश ने हैरानी से कहा, काव्या, तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? ये बिजनेस हमारा है और तुम इसका हिस्सा हो। लेकिन काव्या का मन पक्का था। उसने अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक नया ब्रांड शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने डिजाइनों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और जल्द ही उसका काम चल पड़ा। लेकिन तभी एक और झटका लगा। काव्या के गांव में किसी ने उसके पिता की दुकान में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि दुकान पूरी तरह जल गई। काव्या के पिता सदमे में थे। बेटी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। काव्या और यश तुरंत गांव पहुंचे। सावित्री रो रही थी। बेटी, ये सब हमारे दुश्मनों की साजिश है। हमें कोई नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। यश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रोहन को फोन किया और कहा, रोहन, अब बहुत हो गया। इस आग के पीछे जो भी है उसे ढूंढो। रोहन ने जांच शुरू की और कुछ दिन बाद उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। यश, आग लगाने वाला एक किराए का गुंडा था जिसे विजय गुप्ता के ड्राइवर ने हायर किया था। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज हैं। यश ने ये सबूत अशोक को दिखाए। अशोक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विजय ने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की और विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन विजय ने गिरफ्तारी से पहले एक आखिरी दांव खेला। उसने एक न्यूज चैनल को काव्या की पूरी कहानी लीक कर दी। अगले दिन हेडलाइंस थीं, मुंबई के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड की बहू थी भिखारिन। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग काव्या को जज करने लगे। कुछ ने उसकी मेहनत की तारीफ की तो कुछ ने ताने मारे। अशोक का बिजनेस हिल गया। कई क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। अशोक ने यश को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने काव्या को अपनाया था, लेकिन अब हमारा बिजनेस डूब रहा है। क्या करें? यश ने कहा, पापा, हम सच का सामना करेंगे। काव्या ने कुछ गलत नहीं किया। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दुनिया को सच बताएंगे। काव्या डर गई। यश, मैं दुनिया के सामने कैसे बोलूंगी? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यश ने उसका हाथ थामा। काव्या, तुम्हारी कहानी मजाक नहीं, एक मिसाल है। तुमने अपनी मेहनत से जिंदगी बदली। दुनिया को यह जानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। काव्या मंच पर खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं काव्या हूं। हाँ, मैं कभी ट्रेन में भीख मांगती थी। मेरे पिता बीमार थे और मेरे परिवार का पेट पालना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन यश ने मुझे सिर्फ एक भिखारिन नहीं, एक इंसान के तौर पर देखा। मैंने मेहनत की और आज मैं अपने कारीगरों के साथ एक ब्रांड चला रही हूं। अगर मेरा अतीत गलत है तो मेरी मेहनत भी गलत है। उसके शब्दों ने सन्नाटा तोड़ दिया। पत्रकारों ने तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर काव्या की कहानी ट्रेंड करने लगा। लोग काव्या की हिम्मत की तारीफ करने लगे। कई एनजीओ ने काव्या के कारीगरों को सपोर्ट करने का वादा किया। धीरे धीरे अशोक का बिजनेस फिर से पटरी पर लौटा। काव्या का नया ब्रांड भी हिट हो गया। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। एक दिन काव्या को एक और खत मिला। इस बार लिखा था, तुम जीत गई लेकिन मैं हारा नहीं। मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा एक राज जानता हूं। काव्या के चेहरे पर डर था। क्या उसके अतीत में कोई और राज छिपा था जो उसे नहीं पता था, या ये कोई नई साजिश थी? यश ने खत पढ़ा और कहा, काव्या,
चाहे जो भी हो, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। काव्या के हाथों में वह नया खत कांप रहा था। तुम जीत गई, लेकिन मैं हारा नहीं। मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा एक राज जानता हूं। ये शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। काव्या की आंखों में डर था, लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। फिर ये राज क्या हो सकता है? यश ने खत छीना और उसे गुस्से से फाड़ दिया। काव्या, ये कोई नई साजिश है। जो लोग हमें नीचे देखना चाहते हैं, वो अब हताश होकर ये सब कर रहे हैं। तुम डर मत। लेकिन काव्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीरे से कहा, यश, मुझे नहीं पता ये राज क्या है, लेकिन अगर मेरी वजह से फिर से तुम्हारे परिवार को कोई परेशानी हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यश ने काव्या के कंधे पकड़े और कहा, काव्या, तुम मेरी ताकत हो। चाहे जो भी राज हो, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि यह खत कौन भेज रहा है। यश ने रोहन को फोन किया और नया खत दिखाया। रोहन ने खत को ध्यान से देखा और कहा, यश, ये वही प्रिंटिंग प्रेस का कागज है जो पिछले खत में था, लेकिन इस बार लिखावट अलग है। लगता है कोई विजय के अलावा भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं और जांच करूंगा। तुम लोग सावधान रहना। काव्या का मन बेचैन था। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार अपना अतीत याद आ रहा था। ट्रेन में भीख मांगने के दिन, स्टेशन की भीड़ और वो लोग जो उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे। लेकिन क्या उस अतीत में कुछ ऐसा था जो उसने खुद भी भुला दिया था? सुबह होते ही उसने यश से कहा, यश, मुझे अपने गांव जाना चाहिए। शायद माँ बाबूजी को कुछ पता हो। अगर कोई राज है तो मुझे खुद जानना होगा। यश ने मना करने की कोशिश की, लेकिन काव्या का हौसला देखकर उसने हामी भर दी। ठीक है काव्या, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों मुंबई से काव्या के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में काव्या चुप थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर की ओर टिकी थीं। यश ने उसका हाथ थामा और कहा, काव्या, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए वही हो जो मेरे दिल में बसी है। कोई राज तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अनजाना डर था। गांव पहुंचते ही काव्या अपनी मां सावित्री के पास गई। सावित्री अब एक पक्के घर में रहती थीं, जो अशोक ने बनवाया था। काव्या ने मां को खत के बारे में बताया। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटी, ये क्या कह रही है? तेरा कोई राज? तूने तो हमेशा सच बोला। तेरा अतीत बस वही है जो सब जानते हैं। हमारी गरीबी, तेरी मेहनत। लेकिन सावित्री की आंखों में एक हल्की सी झिझक थी, जो काव्या ने पकड़ ली। मां, आप कुछ छुपा रही हैं। मुझे सच बताइए। अगर कोई बात है तो मुझे अभी जानना होगा। सावित्री ने गहरी सांस ली और काव्या को एक पुराना लकड़ी का डिब्बा लाकर दिया। बेटी, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन जब तू पैदा हुई थी तब हमारे हालात बहुत खराब थे। तेरे बाबूजी को जेल हो गई थी और मैं अकेली थी। मुझे डर था कि मैं तुझे पाल नहीं पाऊंगी। एक दिन एक औरत मेरे पास आई थी। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगी, बशर्ते मैं तुझे उसे दे दूं। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने धमकी दी कि वो हमें बर्बाद कर देगी। उसका नाम था मंजू देवी। वो गांव की एक रसूखदार औरत थी जो गरीबों का फायदा उठाती थी। मैंने तुझे नहीं दिया, लेकिन उसने हमारी जिंदगी और मुश्किल कर दी। शायद ये खत उसी की साजिश हो। काव्या का दिल धड़कने लगा। मां, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती थी। मंजू अब भी गांव में है। वो अब एक छोटा मोटा गैंग चलाती है और लोग उससे डरते हैं। यश, जो पास ही खड़ा था, गुस्से से बोला, काव्या, ये मंजू कौन है? हमें उससे मिलना होगा। अगर वो इन खतरों के पीछे है तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। यश और काव्या ने मंजू देवी के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। गांव वालों ने बताया कि मंजू अब भी गांव में दबदबा रखती थी। वह गरीबों को कर्ज देती थी और बदले में उनकी जमीन या संपत्ति हड़प लेती थी। हाल ही में उसने काव्या के पिता की दुकान के पास जमीन खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जब काव्या के परिवार ने मना कर दिया तो मंजू ने धमकी दी थी। क्या ये खत और दुकान में आग उसी की साजिश थी? यश ने रोहन को फोन किया और मंजू के बारे में बताया। रोहन ने कहा, यश, ये औरत खतरनाक लगती है।
हमारे पास विजय के खिलाफ सबूत थे, लेकिन मंजू के खिलाफ कुछ पक्का चाहिए। मैं अपने आदमियों को भेजता हूं, तुम लोग सावधान रहना। यश ने फैसला किया कि वह मंजू से आमने सामने बात करेगा। काव्या ने मना किया। यश, वो खतरनाक है। अगर उसने मेरे परिवार को पहले डराया था तो वो अब भी कुछ कर सकती है। लेकिन यश अड़ा रहा। काव्या, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अगले दिन यश और काव्या मंजू के घर पहुंचे। मंजू एक मध्यम आयु की औरत थी जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसने बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन उसकी बातों में छल था। अरे काव्या, तू तो अब बड़ी हो गई। सुना है तूने मुंबई में नाम कमा लिया, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को भूल गई। काव्या ने सख्ती से कहा, मंजू जी, अगर आपने मेरे परिवार को धमकाया है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मंजू हंस पड़ी। धमकी? अरे, मैं तो बस पुरानी बातें याद कर रही थी। तेरी मां ने मुझे बहुत दुख दिया था। यश ने बीच में टोका। मंजू जी, अगर आपने वो खत भेजा या हमारी दुकान में आग लगवाई तो मैं पुलिस को सबूत दूंगा। मंजू का चेहरा सख्त हो गया। बेटा, तुम मुंबई वाले हो, ये गांव है, यहां मेरी चलती है। मेरे पास तुम्हारी बहू का एक ऐसा राज है जो तुम्हारे बिजनेस को डुबो देगा। काव्या का दिल धड़कने लगा। कौन सा राज? उसने पूछा। मंजू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो राज जो तेरी मां भी नहीं जानती। तू असल में मेरी भतीजी है। तेरे बाबूजी ने मुझे धोखा दिया था और तुझे मुझसे छुपाया। मैं तुझे वापस लेना चाहती थी, लेकिन तेरी मां ने मुझे दूर रखा। काव्या और यश स्तब्ध रह गए। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, ये झूठ है। मेरी मां ने ऐसा क्यों नहीं बताया? मंजू ने एक पुराना फोटो निकाला जिसमें एक जवान औरत और एक बच्ची थी। ये तू है और ये मैं हूं। तेरे बाबूजी मेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया और तुझे मुझसे छीन लिया। यश ने गुस्से से कहा, अगर ये सच भी है तो आप काव्या को ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? मंजू ने ठंडी सांस ली। मैं सिर्फ अपना हक चाहती हूं। काव्या, तू मेरे साथ आ, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, वरना मैं ये बात दुनिया को बता दूंगी। काव्या की आंखें नम थीं। वह मंजू की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फोटो और उसकी बातों ने उसके मन में सवाल खड़े कर दिए। क्या वह वाकई मंजू की भतीजी थी? और अगर हां, तो उसकी मां ने यह बात क्यों छुपाई? यश ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, ये औरत तुम्हें डरा रही है। हमें सच जानना होगा। वापस गांव लौटकर काव्या ने अपनी मां से सवाल किया। सावित्री रो पड़ी। बेटी, मंजू मेरी ननद थी, लेकिन वो खतरनाक थी। उसने मेरे खिलाफ जालसाजी की थी और मैंने तुझे बचाने के लिए उससे दूरी बना ली। मैं नहीं चाहती थी कि तू उसकी साए में जिए। काव्या का मन भारी हो गया। मां, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। सावित्री ने कहा, मैंने तुझे बचाने के लिए चुप रही, लेकिन अगर वो तुझे परेशान कर रही है तो हमें उसका सामना करना होगा। यश ने रोहन को सारी बात बताई। रोहन ने कहा, यश, मंजू का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर हम सबूत जुटा लें तो उसे जेल भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए काव्या को मंजू के खिलाफ खड़ा होना होगा। काव्या ने हिम्मत जुटाई। यश, मैं तैयार हूं। मैं अपने परिवार और अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। रोहन ने मंजू के खिलाफ जांच तेज कर दी। उसने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि मंजू ने कई लोगों को ब्लैकमेल किया था। एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि मंजू ने काव्या की दुकान में आग लगवाने के लिए एक गुंडे को पैसे दिए थे। रोहन ने उस गुंडे को पकड़ा और उसने मंजू का नाम कबूल लिया, लेकिन मंजू ने एक आखिरी चाल चली। उसने काव्या के खिलाफ एक फर्जी दस्तावेज बनवाया जिसमें दावा किया गया कि काव्या उसकी बेटी है और उसने अपने असली माता पिता से संपत्ति चुराई थी। ये दस्तावेज उसने मुंबई के एक न्यूज चैनल को भेज दिया। जल्द ही खबरें फैलने लगीं। ज्वेलरी ब्रांड की बहू पर संपत्ति चोरी का आरोप। अशोक और मालती परेशान हो गए। अशोक ने यश को बुलाया और कहा, बेटा, ये क्या हो रहा है? अब हमारा बिजनेस फिर से खतरे में है। काव्या ने रोते हुए कहा, पापा, मैंने कुछ नहीं चुराया। मंजू झूठ बोल रही है। यश ने कहा, पापा, हमें काव्या पर भरोसा करना होगा। वो हमारी अपनी है। यश और काव्या ने फैसला किया कि वे मंजू के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
रोहन ने सबूत जुटाए और कोर्ट में मंजू के फर्जी दस्तावेजों को गलत साबित किया गया। मंजू को ब्लैकमेलिंग और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कोर्ट केस के दौरान मंजू ने एक नया दावा किया। उसने कहा, काव्या, तू मेरी बेटी हो या नहीं, लेकिन मेरे पास एक और सबूत है। तेरे बाबूजी ने मेरे भाई की जमीन हड़पी थी। मैं उस जमीन का हक मांग रही हूं। काव्या और यश हैरान रह गए। क्या मंजू का यह दावा सच था या ये उसकी आखिरी कोशिश थी अपनी सजा से बचने की? सावित्री ने कहा, बेटी, मंजू झूठ बोल रही है, लेकिन अगर कोई पुराना दस्तावेज है तो हमें उसे ढूंढना होगा। यश ने काव्या का हाथ थामा और कहा, काव्या, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। काव्या ने अपनी मां से और गहराई से बात की। सावित्री ने बताया कि काव्या के दादाजी हरदयाल एक मेहनती किसान थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जो उनके परिवार की इज्जत था। हरदयाल के 2 बच्चे थे, रमेश, काव्या का पिता, और मंजू। मंजू ने अपने हिस्से को अपने भाई श्यामलाल को दे दिया था, जो एक शराबी और जुआरी था। श्यामलाल ने खेत बेचने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसे रोका। इस बात पर झगड़ा हुआ और श्यामलाल ने गुस्से में मंजू को सारी जमीन सौंप दी और गांव छोड़कर चला गया। पंचायत ने फैसला किया कि खेत रमेश के पास रहेगा, क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रहा था। मंजू ने इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने गांव में अपना दबदबा बनाया और रमेश के परिवार को परेशान किया। जब काव्या पैदा हुई तो मंजू ने सावित्री को धमकाया कि वह काव्या को उसे दे दे। सावित्री ने मना कर दिया और मंजू ने बदला लेने के लिए रमेश को फर्जी केस में फंसाया। काव्या को बचपन से ही गरीबी का सामना करना पड़ा। 10 साल की उम्र में उसे ट्रेन में भीख मांगनी पड़ी ताकि उसके पिता की दवाइयां आ सकें। मंजू ने इस मौके का फायदा उठाया और गांव में अफवाह फैलाई कि काव्या उसकी बेटी है, जिसे सावित्री ने चुराया था। सावित्री ने बताया कि हरदयाल की एक डायरी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और पंचायत के फैसलों का ब्यौरा लिखा था। बेटी, अगर हमें मंजू के झूठ को बेनकाब करना है तो वो डायरी ढूंढनी होगी। यश और काव्या ने गांव के पुराने घर की तलाशी शुरू की। वहां टूटी फूटी दीवारें और पुरानी यादें थीं। सावित्री ने एक पुराना संदूक खोला जिसमें हरदयाल की डायरी मिली। काव्या ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें हरदयाल ने लिखा था, मंजू ने मेरी बेटी होने का हक खो दिया। उसने दौलत को चुना, लेकिन रमेश ने इज्जत को। ये खेत हमारी विरासत है। अगर कोई मेरे परिवार को परेशान करे तो ये डायरी मेरी गवाही होगी। काव्या की आंखें नम हो गईं। यश, मेरे दादाजी ने कितना दर्द सहा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं उनकी पोती हूं, मैं भी नहीं हारूंगी। यश ने डायरी पढ़ी और कहा, काव्या, इस डायरी में मंजू के खिलाफ सारे सबूत हैं। हमें इसे कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन तभी रोहन का फोन आया। यश, हमें मंजू के एक साथी ठाकुर बलदेव सिंह का पता चला है। वो एक रियल एस्टेट टाइकून है और मंजू को पैसे दे रहा था। मेरे सूत्रों के मुताबिक वो तुम्हारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। यश को अचानक ख्याल आया, क्या बलदेव विजय गुप्ता का पुराना पार्टनर था जो उनके बिजनेस से जलता था? यश और काव्या ने बलदेव सिंह से मिलने का फैसला किया। वे उसके मुंबई के आलीशान ऑफिस पहुंचे। बलदेव ने बड़े प्यार से स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। यश, तुम अशोक के बेटे हो, और ये काव्या, सुना है तुमने बहुत नाम कमा लिया। काव्या ने साहस जुटाकर पूछा, बलदेव जी, क्या आप मंजू को जानते हैं? और क्या आपने मेरे खिलाफ कोई खत भेजा? बलदेव हंस पड़ा। खत? मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे इन छोटी मोटी बातों से क्या मतलब? मंजू मेरी पुरानी दोस्त है, लेकिन मैं उससे सालों से नहीं मिला। यश ने सख्त लहजे में कहा, बलदेव जी, अगर आप मंजू के साथ मिलकर मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बलदेव का चेहरा सख्त हो गया। बेटा, तुम मुझसे उलझ रहे हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी गांव की भिखारिन के पीछे पड़ूं। काव्या का गुस्सा भड़क उठा। मैं भिखारिन थी, लेकिन आज मैं अपने दम पर खड़ी हूं। अगर आपने मेरे परिवार को धमकाया तो मैं कोर्ट में आपका सामना करूंगी। बलदेव ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम कोर्ट जाओगी? ठीक है, लेकिन पहले ये जान लो कि तुम्हारे बाप का सच क्या है।
मंजू ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुराया था। तुम मेरी बेटी हो। काव्या और यश स्तब्ध रह गए। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, ये झूठ है। मेरे बाबूजी रमेश हैं। आप मुझसे ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? बलदेव ने एक पुराना लेटर निकाला और कहा, ये देखो, ये तुम्हारी माँ का लिखा हुआ है। उसने मुझसे माफी मांगी थी कि उसने तुम्हें मुझसे दूर रखा। यश ने लेटर छीना और पढ़ा। उसमें लिखा था कि सावित्री ने बलदेव से माफी मांगी थी, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं था कि काव्या उसकी बेटी थी। यश ने गुस्से में कहा, बलदेव जी, ये फर्जी है। हम इसे फॉरेंसिक लैब में चेक करवाएंगे। बलदेव ने ठहाका लगाया, चेक कर लो, लेकिन सच तो सच है। काव्या, तू मेरे साथ आ। मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने साहस दिखाया। मेरे बाबूजी रमेश हैं और मेरी माँ सावित्री हैं। मैं आपके झूठ में नहीं फंसूंगी। यश और काव्या वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान था। क्या बलदेव का दावा सच था? और अगर नहीं, तो वह इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा था? वापस गांव लौटकर काव्या ने अपनी मां से लेटर के बारे में पूछा। सावित्री ने रोते हुए कहा, बेटी, ये लेटर मैंने लिखा था, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं। बलदेव ने मुझे धमकाया था कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वो तुझे छीन लेगा। मैंने डर के मारे वो लेटर लिखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि तू उसकी बेटी है। काव्या ने मां को गले लगाया। मां, मैं आप पर भरोसा करती हूं, लेकिन हमें यह साबित करना होगा कि बलदेव झूठ बोल रहा है। यश ने रोहन को लेटर दिया और कहा, रोहन, इसकी जांच करो और बलदेव के मंजू से कनेक्शन का पता लगाओ। रोहन ने जांच शुरू की और पाया कि बलदेव और मंजू कई सालों से संपर्क में थे। बलदेव ने मंजू को पैसे दिए थे ताकि वह काव्या के परिवार को परेशान करे, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रोहन ने एक पुराना दस्तावेज ढूंढा जिसमें लिखा था कि बलदेव ने हरदयाल की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन हरदयाल ने पंचायत में केस जीत लिया था। बलदेव अब उस जमीन को वापस चाहता था और काव्या को अपनी बेटी कहकर वह रमेश के परिवार को बदनाम करना चाहता था। इधर काव्या का फैशन शो नजदीक आ रहा था। उसने अपनी सारी मेहनत उसमें झोंक दी। वह चाहती थी कि ये शो न सिर्फ उसके ब्रांड को ऊंचाई दे, बल्कि उसके गांव के कारीगरों को भी दुनिया की नजरों में लाए। लेकिन शो से एक रात पहले एक और हादसा हुआ। काव्या के गोदाम में, जहां उसके डिजाइन रखे थे, आग लग गई। सारे डिजाइन जलकर राख हो गए। काव्या टूट गई। उसने यश से कहा, यश, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। यश ने उसे हिलाया और कहा, काव्या, हार मत मानो। ये आग कोई दुर्घटना नहीं, साजिश है। हम नए डिजाइन बनाएंगे। तुम्हारा हुनर कोई नहीं छीन सकता। यश ने अपने पिता अशोक को बुलाया और सारी बात बताई। अशोक ने कहा, बेटा, काव्या ने हमारे लिए बहुत किया। अब हमारी बारी है। मैं अपने शोरूम के डिजाइनरों को बुलाता हूं। हम रात भर मेहनत करेंगे और शो को कामयाब बनाएंगे। रात भर काव्या, यश और अशोक की टीम ने मिलकर नए डिजाइन तैयार किए। काव्या ने अपने गांव के कारीगरों को फोन किया और वे रातों रात कुछ पुराने हस्तशिल्प के नमूने लेकर मुंबई पहुंचे। शो के दिन मंच पर काव्या के डिजाइनों ने सबको हैरान कर दिया। लोग तालियां बजाने लगे। एक बड़ा फैशन हाउस काव्या को अपने साथ काम करने का ऑफर दे गया। फैशन शो की कामयाबी ने काव्या और यश को एक नई उम्मीद दी। मंच पर जब काव्या के डिजाइनों को तालियां मिलीं, तो उसकी आंखों में आंसू थे। खुशी के साथ साथ एक गहरी राहत की भावना थी। अशोक ने मंच पर आकर काव्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। लेकिन इस खुशी के बीच भी काव्या का मन पूरी तरह शांत नहीं था। गोदाम में लगी आग और बलदेव का दावा कि वह उसकी असली मां है, उसके मन में एक तूफान उठा रहा था। एक दिन जब काव्या और यश अपने नए घर की छत पर बैठे थे, काव्या को एक और खत मिला। इस बार लिखा था, तू जितना चाहे ऊपर चढ़, लेकिन मैं तुझे नीचे खींच लूंगा। तेरा असली बाप अभी जिंदा है। काव्या का दिल धड़कने लगा। क्या मंजू का दावा सच था? क्या उसका कोई और बाप था, या ये सिर्फ उसे डराने की साजिश थी?
यश ने खत पढ़ा और गुस्से से बोला, काव्या, ये सब झूठ है, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि ये खत किसने भेजा। काव्या की आंखों में आंसू थे। यश, अगर मेरे अतीत में कोई और सच है तो क्या तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगे? यश ने उसे गले लगाया। काव्या, तुम मेरी जिंदगी हो, कोई सच तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। यश और काव्या ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें काव्या के परिवार के इतिहास को और गहराई से खंगालना होगा। काव्या ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या बाबूजी या दादाजी के बारे में कोई ऐसी बात है जो आपने मुझसे छुपाई? मंजू बार बार मेरे बाप की बात क्यों कर रही है? सावित्री ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तेरे दादाजी की कुछ बातें ऐसी थीं जो मैंने तुझसे कभी नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा कि वो पुरानी बातें अब मायने नहीं रखती। सावित्री ने बताया कि हरदयाल का जन्म उसी गांव में हुआ था जहां उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से खेती करते थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी मां सरस्वती एक बहुत पढ़ी लिखी और समझदार औरत थीं। सरस्वती ने हरदयाल को सिखाया था कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत और विरासत है। हरदयाल ने इस बात को दिल से अपनाया और अपने खेत को अपनी जान से ज्यादा प्यारा माना। हरदयाल की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब गांव के एक जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह ने उनके खेत पर नजर डाली। बलदेव गांव का सबसे रसूखदार आदमी था, जिसके पास न सिर्फ पैसा था बल्कि गांव की सियासत पर भी उसका कब्जा था। हरदयाल और बलदेव के बीच का झगड़ा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का था। हरदयाल का मानना था कि मेहनत और इज्जत सबसे बड़ी दौलत है, जबकि बलदेव के लिए दौलत और ताकत ही सब कुछ थी। जब हरदयाल ने बलदेव को खेत बेचने से मना किया तो बलदेव ने उनके खिलाफ एक फर्जी चोरी का केस दर्ज करवाया। हरदयाल को जेल में कई महीने बिताने पड़े और इस दौरान उनकी पत्नी सरस्वती ने अकेले ही परिवार को संभाला। मंजू ने अपने पिता का साथ छोड़ दिया और बलदेव के करीब चली गई, क्योंकि उसे लगता था कि बलदेव की ताकत उसे अमीर बना सकती है। हरदयाल ने मंजू को कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार हरदयाल ने मंजू को घर से निकाल दिया। मंजू ने शहर में बलदेव की मदद से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो बाद में कर्ज देने और लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा बन गया। उसने गांव में अपना दबदबा बनाए रखा और हमेशा रमेश के परिवार को परेशान किया। सावित्री ने बताया, बेटी, मंजू का दावा कि तू उसकी भतीजी है झूठ था, लेकिन वो ये भी कह सकती है कि तेरा बाप कोई और है। ये उसका पुराना हथियार है। जब वो हमें डराना चाहती थी तो उसने गांव में अफवाह फैलाई थी कि तू बलदेव की बेटी है, लेकिन ये सरासर झूठ है। मैंने और तेरे बाबूजी ने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। काव्या ने जन्मपत्री ढूंढने के लिए गांव के पंडित जी से संपर्क किया। पंडित जी ने काव्या की जन्मपत्री निकाली और कहा, बेटी, ये देख, तेरी मां सावित्री और बाप रमेश हैं। बलदेव का दावा झूठा है। काव्या ने राहत की सांस ली। अब उनके पास बलदेव के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। हरदयाल की डायरी और जन्मपत्री रोहन ने बलदेव के खिलाफ जांच तेज की। उसने पाया कि बलदेव ने मंजू को पैसे दिए थे ताकि वह काव्या के परिवार को परेशान करे। रोहन ने बलदेव के ऑफिस पर छापा मारा और कुछ दस्तावेज बरामद किए, जिनमें मंजू को पैसे ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड था, लेकिन बलदेव फरार हो चुका था। रोहन ने कहा, यश, बलदेव अब अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम लोग सावधान रहना। कोर्ट का दिन आ गया। बलदेव अब भी फरार था, लेकिन उसका वकील कोर्ट में मौजूद था। रोहन ने हरदयाल की डायरी, एक गवाह की गवाही और जन्मपत्री को कोर्ट में पेश किया। गवाह भोला एक पुराना मजदूर था, जिसने बताया कि हरदयाल ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। भोला ने कहा, हरदयाल ने कभी बलदेव की जमीन नहीं चुराई। बलदेव ने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। जज ने डायरी और जन्मपत्री की जांच की और पाया कि बलदेव ने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। कोर्ट ने बलदेव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और मंजू की सजा को और बढ़ा दिया। रोहन की मेहनत रंग लाई। बलदेव को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूल किया कि उसने मंजू के साथ मिलकर काव्या को बदनाम करने की साजिश रची थी।
ताकि वह अशोक के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सके और हरदयाल के खेत पर कब्जा कर सके। कोर्ट ने बलदेव को ब्लैकमेलिंग, फर्जीवाड़ा और आगजनी के लिए 7 साल की सजा सुनाई। बलदेव और मंजू की सजा के बाद काव्या और यश के परिवार में सुकून लौटा। अशोक ने काव्या को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने मेरे दादाजी की इज्जत बचाई। मैंने तुझे गलत समझा था, लेकिन तू हमारे घर का गहना है। मालती ने भी काव्या को आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने दिखा दिया कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी जंग जीती जा सकती है। काव्या ने अपने सपनों की चमक ब्रांड को और बड़ा किया। उसने अपने गांव के कारीगरों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां गरीब महिलाओं और पुरुषों को हस्तशिल्प सिखाया जाता था। उसका ब्रांड अब न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो गया। एक बड़ा फैशन हाउस ने काव्या के साथ पार्टनरशिप की और उसके डिजाइनों को लंदन फैशन वीक में शोकेस किया गया। काव्या का नाम अब एक प्रेरणा बन गया था, एक ऐसी लड़की की कहानी जो ट्रेन में भीख मांगने से लेकर दुनिया के मंच तक पहुंची। यश और काव्या ने अपने गांव में हरदयाल की याद में एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। काव्या ने स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा, मेरे दादाजी का सपना था कि हर बच्चा पढ़े और अपनी जिंदगी बदले। मैं उनका सपना पूरा कर रही हूं। रमेश और सावित्री को अपनी बेटी पर गर्व था। रमेश, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, ने कहा, बेटी, तूने मेरे बाप की इज्जत को नई जिंदगी दी। एक दिन जब काव्या और यश अपने नए घर की छत पर बैठे थे, काव्या ने यश से कहा, यश, अगर तुम उस दिन मुझे ट्रेन में 50 रुपये न देते तो शायद हम कभी न मिलते। यश ने मुस्कुराकर कहा, काव्या, वो 50 रुपये नहीं, मेरी किस्मत थी। तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुंबई की रात के तारों भरे आसमान को देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद काव्या को एक आखिरी खत मिला। इस बार लिखा था, तुमने सच की जीत कर दिखाई, मैं हार गया। खत में कोई नाम नहीं था, लेकिन काव्या और यश समझ गए कि ये साए अब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। काव्या ने खत को मुस्कुराते हुए जलाया और यश से कहा, अब कोई साया हमें नहीं डरा सकता।